जय हिंद साथियों। आज का हमारा डिस्कशन होने वाला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 201 से लेकर के 300 तक का। अब सब पढ़ेंगे परीक्षा की कमर तोड़ने के लिए, क्योंकि जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। पॉलिटी का डर हर बच्चे का खत्म होगा। बहुत डरते हैं, अरे अनुच्छेद बहुत सारे हैं, भाग बहुत सारे हैं, इसमें ये दिया गया है, उसमें वो दिया गया है। चिंता ना करें, मैं हूं ना, डरने की बात नहीं है। अगर हम बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 201 की, ठीक है, क्योंकि यहीं से हमें शुरुआत भी करनी है, तो बेटा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 201 कहता है कि जो आरक्षित विधेयक हैं, ठीक है, विचारों के लिए जो आरक्षित विधेयक हैं वो आपको 201 में मिलेंगे। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। अब हम 202 पर कूच करते हैं, मतलब चलते हैं। बेटा जो विधानमंडल होता है ना, ओके, संसद की बात नहीं कर रहा हूं, विधानमंडल में जो वार्षिक वित्तीय विवरण है, वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण, अच्छा, इसे हम लोग जो है इस नाम से तो नहीं बोलते हैं, हम लोग आजकल जो है इसे बजट नाम से बोलते हैं, ठीक है। तो अगर वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करें, वो भी विधानमंडल में, मतलब राज्य क्षेत्र पे बात करें, ठीक है, विधानमंडल पर बात करें, तो इसका प्रावधान आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 में देखने को मिलेगा। ये बात समझ में आ गई। अगर बात करें हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 203 की, तो बेटा अनुच्छेद 203 में विधानमंडल में प्राकलन के संबंध में किस तरीके की प्रक्रिया होती है वो आपको देखने को मिलेगा। अगर 204 की बात करोगे, ठीक है, 204 अनुच्छेद की, तो 204 अनुच्छेद में आपको विनियोग विधेयक मिलेगा राज्य स्तर पर, ठीक है। समझ आ रही ना बेटा? चलो बहुत बढ़िया, इतनी बातें यहाँ तक आपको क्लियर हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 207 पर चलते हैं। देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से वही रखे जाएंगे आपके सामने, और जो संभावित है परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध आपको मिलेगा अनुच्छेद 207 में, मतलब वित्त विधेयक, वित्त विधेयक है ना, तो वित्त विधेयक के संबंध में जो है जो उपबंध हैं, क्या हैं, उपबंध हैं, वो आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 207 में देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर हम बात करें 213 नंबर के अनुच्छेद की, तो बेटा 213 नंबर का अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति यहां पर देखने को मिलेगी, ठीक है। मतलब राज्यपाल को जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली हुई है ना, उसका अगर उल्लेख मिलेगा तो वो आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 में मिलेगा, ठीक है। अब अगर बात करें यहीं पर 1900 नहीं, सॉरी बेटा, 214 की बात करेंगे, ठीक है, तो राज्यों के लिए उच्चतम न्यायालय का प्रावधान किया गया है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब राज्य के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान कहां पर किया गया है? उच्च न्यायालय के राज्यों का जो है अपना उच्च न्यायालय होगा, ऐसा प्रावधान आपको कहां पर मिलेगा? तो ये बेटा अनुच्छेद 214 में मिलेगा। इनके प्रावधान की बात की गई है कि किस तरीके से क्या क्या किया जाएगा, ठीक है। इतनी बात बेटा समझ में आ गई। चलिए, तो अनुच्छेद 207 भी समझा आपने, 213 भी समझा, 214 भी समझा। अब हाँ, 15 भी देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, 215 नंबर वाला अनुच्छेद। बेटा इस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय का जो अभिलेख न्यायालय बताया गया है, अभी मैंने सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताया था ना, अभिलेख न्यायालय मतलब कोई निर्णय देता है अगर उच्च न्यायालय, तो उसको आधार बनाकर इसके नीचे के जो न्यायालय है ना, जो भी वो निर्णय दे सकते हैं। कहने का मतलब है अभिलेख का काम करेगा, ठीक है, मतलब ये है उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में किस तरीके से काम करेगा, ठीक है। ये इसमें जो है विवरण मिलेगा कि उच्च न्यायालय जो है अभिलेख न्यायालय की तरह किस तरीके से काम करेगा, वर्क करेगा, ये आपको अनुच्छेद 215 में देखने को मिलेगा। एक्चुअली गले में थोड़ा खराश है, ठीक है, मैनेज कर लेना। 216 की बात करेंगे तो इसमें बेटा उच्च न्यायालय का गठन किस प्रकार से किया जाएगा, इसका उल्लेख है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट 216 में इसमें बेटा उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है, ठीक है। यहाँ पर बेटा उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है, ठीक है। किस तरीके से उच्च न्यायालय का गठन किया जाएगा? उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट की बात मैं कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट की नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अगर बात करें 217 की, अनुच्छेद 217 में बेटा
जो उच्च न्यायालय है ना हमारा, हाई कोर्ट है, उसके न्यायाधीश की नियुक्ति किस तरीके से की जाएगी, और जो वो पद है ना न्यायाधीश वाला, उसकी शर्तें क्या हैं, उसका उल्लेख किया गया है। मतलब नियुक्ति समझो, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति यहाँ पर जो है की जाती है इस अनुच्छेद के माध्यम से। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, ठीक है, के न्यायाधीश की नियुक्ति किस तरीके से की जाएगी, चुनाव किस तरीके से किया जाएगा, वो बेटा आपको अनुच्छेद 217 में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम 218 की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर बेटा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 218 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित, ठीक है, कुछ उपबंध हैं जो उच्च न्यायालय को लागू करना होगा, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मतलब सर्वोच्च न्यायालय की कुछ ऐसे उपबंध बना रखे हैं कि हर दशा में ये क्राइटेरिया आपको फॉलो करना पड़ेगा, कोई भी उच्च न्यायालय हो, तो वो प्रावधान अनुच्छेद 218 में देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर 219 में जाओगे तो इसमें उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश की शपथ किस तरीके से करवाई जाती है इसका उल्लेख मिलेगा। मतलब अगर 219 अनुच्छेद में गए तो बेटा जो उच्च न्यायालय है ना हमारा, उच्च न्यायालय, तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है न्यायाधीश हैं, हाँ न्यायाधीश, ठीक है, न्यायाधीश, तो इनको जो है शपथ किस तरीके से दिलवाई जाएगी, शपथ, इसका प्रावधान यहाँ पर किया गया है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 220 की। इसमें बताया गया है बच्चों कि स्थायी न्यायाधीश आप रहे हो, ठीक है, उसके बाद आप रिटायर हो गए हो, तो अन्य विधि व्यवसाय नहीं करोगे, मतलब कानून से संबंधित और कोई कार्य आप नहीं करोगे। कहने का मतलब ये है कि जब आप न्यायाधीश रहे हो, देश का मान गौरव बढ़ाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आप रिटायर हो जाओगे ना तो कोई विधि व्यवसाय नहीं करोगे। कारण है क्योंकि तुम न्यायाधीश रह चुके हो, बहुत सारी जानकारियां हैं कानून की, नस नस पता है, तो उसका गलत तरीके से प्रयोग ना हो, इसलिए विधि का व्यवसाय आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये आपको अनुच्छेद 220 में देखने को मिलेगा। ठीक है बेटा, चलिए अब हम बात करते हैं 221 की। हाँ, 221 नंबर अनुच्छेद की बात करते हैं। इसमें बताया गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन किस आधार पर दिया जाएगा। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि बेटा जो उच्च न्यायालय है, ठीक है, उच्च न्यायालय, तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, उच्च न्यायालय के बेटा जो न्यायाधीश हैं, ओहो क्या बात है, हाँ न्यायाधीश, ठीक है, न्यायाधीश का वेतन किस तरीके से निर्धारित किया जाएगा, उसका प्रावधान आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 221 में देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 223 की। ठीक है, किसकी बात करते हैं, अनुच्छेद 223 की। ठीक है, तो इसमें बेटा बताया गया है कि कार्यकारी अगर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना है तो 223 अनुच्छेद के प्रावधान के अनुसार करना होगा। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, अगर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है तो किस हिसाब से करना पड़ेगा, तो उसका प्रावधान आपको अनुच्छेद 223 में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बात भी बेटा समझ में आ गई। ओके, अब अगर हम बात करेंगे अनुच्छेद 225 की, तो उच्च न्यायालय की अधिकारिता की बात की गई है। अनुच्छेद 225 में उच्च न्यायालय के अधिकारिता की बात की गई है। अगर अनुच्छेद 226 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 226 में एक्चुअली बताया गया है कि उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी की जा सकती है। ठीक है, यहाँ पर जो है उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का जो है क्या दिया गया है, शक्ति दी गई है, कह सकते हो आप। ठीक है, रिट जारी करने की शक्ति कहाँ पर मिली है, उच्च न्यायालय को, हाई कोर्ट को अनुच्छेद 226 के अंतर्गत मिली हुई है। ठीक है बेटा, चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 227 की। तो इसमें एक्चुअली बताया गया है कि जो सभी न्यायालय है ना, ठीक है, और उनका किस तरीके से अधिरक्षण किया जाएगा, ये सारी शक्तियां यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अगर हम बात करेंगे अनुच्छेद 228 की, तो कुछ मामलों में उच्च न्यायालय के
अंतरण का उल्लेख किया गया है, सो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम 230 की बात करेंगे अनुच्छेद, तो उच्च न्यायालय की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों का विस्तार किस तरीके से किया जाएगा, ये उल्लेख है, तो ये भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन हाँ, अनुच्छेद 231 इंपॉर्टेंट है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आप बताओगे कौन कौन से राज्य हैं जिनका एक ही उच्च न्यायालय है और एक ही उच्च न्यायालय से दो दो राज्यों का काम चलता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 231 आपका महत्वपूर्ण है। ठीक है, अनुच्छेद 231 है और इसमें बताया गया है कि 2 राज्यों के लिए, ठीक है, 2 या 2 से अधिक, मतलब 2 ही हैं और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, एक उच्च न्यायालय का जो प्रावधान है ना, वो बेटा आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 231 में मिलेगा। तो आप मुझे बताओगे ना किन राज्यों का जो है एक ही उच्च न्यायालय है। ओके, अब अगर हम बात करें अनुच्छेद 233 की, ठीक है, 233 आपके जिला न्यायालय से संबंधित है और इसमें जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किस तरीके से की जाएगी इसका प्रावधान किया गया है। मतलब इसमें जो जिला न्यायाधीश है ना, जिला न्यायाधीश, ठीक है, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। ठीक है, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान कि किस तरीके से नियुक्ति जिले स्तर पर जो आपके न्यायालय होते हैं उनके न्यायाधीश की जाएगी। ठीक है, ये समझ में आ गया। ओके, अगर 235 की हम बात करें तो यहाँ पर बेटा अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण किस तरीके से रखना है कि कुछ गलत निर्णय न दे, मनमानी ना करें, तो ये आपको अनुच्छेद 235 में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। संविधान के अगर भाग 7 की बात करोगे तो यहाँ पर अनुच्छेद 238 में पहली अनुसूची का जो भाग ख था ना, उसमें राज्य का उल्लेख किया गया है, लेकिन फिलहाल इसे अभी हटा दिया गया है। ठीक है, एक्चुअली भाग 7 का मामला था इसलिए मैं डिस्कस कर रहा था, क्योंकि अब हम भाग 8 पे चलने वाले हैं। ठीक है, तो जिला न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया किस तरीके से होगी, अनुच्छेद 233 में आपको देखने को मिलेगा। अब हम भाग 8 पर इंटर कर रहे हैं क्योंकि 7 तक तो हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, भाग 8 की बारी आ चुकी है। भाग 8 में अगर आप देखोगे कि किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक यहाँ पर जो है क्षेत्र दिया गया है, तो संघ राज्य क्षेत्र का यहाँ पर आपको वर्णन देखने को मिलेगा। अनुच्छेद 239 से लेकर के 242 तक का मिलेगा। ठीक है, चलिए आप डिटेल करते हैं। तो बेटा अनुच्छेद 239 में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख किया गया है कि जो संघ राज्य क्षेत्र हैं वो किस तरीके से प्रशासन करेंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 239 में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान है। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान है कि यहाँ पर प्रशासन एक्चुअली में किस तरीके से चलाया जाएगा, ये सारी जानकारी आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 में देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर अनुच्छेद 240 की बात करें तो कुछ संघ राज्य क्षेत्र हैं, ठीक है, उनमें विनियमन किस तरीके से करना है और इसके लिए जो राष्ट्रपति की शक्ति होती है वो यहाँ पर प्रदर्शित की गई है, दी गई है। तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे आप स्किप कर सकते हैं। अनुच्छेद 241 की अगर हम बात करें तो संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो बेटा ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है 241 नंबर वाला अनुच्छेद, क्योंकि इसमें जो संघ राज्य क्षेत्र है ना उनके उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। ठीक है, मतलब जो संघ राज्य क्षेत्र हैं, अरे जहां पर संघ राज्य करता है, केंद्र शासित प्रदेश जो है उनकी बात कर रहा है, तो संघ राज्य क्षेत्र में न्यायालय का प्रावधान किया गया है। ठीक है, न्यायालय का प्रावधान किया गया है, वो आपको कहां पर देखने को मिलेगा, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 241 में देखने को मिलेगा कि किस तरीके से उच्च न्यायालय का गठन किया जाएगा। अच्छा, न्यायालय लिखा है क्या मैंने, उच्च न्यायालय। ठीक है, किस तरीके से गठन किया जाएगा। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। भाग 9 और 10 को हम एक साथ समेट लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आ गया भाग 9 भी हम समेटेंगे और 10 भी समेटेंगे, समेटते हुए चलेंगे साथ में। ठीक है, चलिए इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे सबसे पहले 243 नंबर का अनुच्छेद, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत पूछा जाता है। इसमें
पंचायतों का उल्लेख किया गया है। पंचायत जानते हो ना, बड़े बहुत पंचायत न करो हमसे आजकल, है ना। तो बेटा पंचायतों का उल्लेख है यहाँ पर, वो वाली पंचायत नहीं है, ठीक है। पंचायत, ग्राम पंचायत वगैरह जानते हो, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, वो वाली। तो पंचायतों का यहाँ पर जो है उल्लेख किया गया है, और पंचायतों का उल्लेख आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर हम 244 की बात करें, वो भी इंपॉर्टेंट है। 244 नंबर का अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है। इसका कारण है क्योंकि अनुसूचित क्षेत्र जो है ना, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र हैं, वहां पर प्रशासन एक्चुअली में किस तरीके से चलाना है, ये प्रावधान किया गया है। मतलब जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, ठीक है, जो अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र हैं या जाति के क्षेत्र हैं, जाति हो या फिर जनजाति हो, इनके जो क्षेत्र हैं वहाँ पर एक्चुअली में प्रशासन किस तरीके से चलाना है, इसका प्रावधान आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 में देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक बेटा क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब हम भाग 11 पे चलते हैं। आपके 9 और 10 में इतने ही महत्वपूर्ण थे, अब हम भाग 11 पर चलते हैं, ठीक है। भाग 11, भाग में बता रहा हूं, लेकिन मोस्टली हमारा टारगेट एक्चुअली किस पे था, तो वो बेटा आपके जो है अनुच्छेद पर था, ठीक है। ये भाग 11 बेटा अनुच्छेद 245 से 263 तक देखने को मिलेगा, ठीक है। 245 से लेकर 263 अनुच्छेद यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो जब 245 से शुरुआत है तो भाई इसी का अध्ययन कर लेते हैं। तो बेटा अनुच्छेद 245 में संसद द्वारा राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई जो विधियां हैं उनका विस्तार किया गया है। तो इट्स ओके, समझ गए आप। अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट विधायी शक्तियां किस तरीके से काम करेंगी, इसका विवरण दिया गया है। देखो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, उसमें मैं खुद ही रुक जाऊंगा, ओके। अनुच्छेद अगर 252 की बात करोगे, क्योंकि मोटा मोटा दिमाग में होना चाहिए ना, तो वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए सहमति से विधि बनाने की जो संसद की शक्ति है, मतलब 2 या 2 से अधिक राज्यों को ध्यान में रखते हुए उनकी सहमति से किस तरीके से संसद कानून बनाएगी, संसद के पास ये शक्ति होगी, तो वो प्रावधान आपको अनुच्छेद 252 में देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर अनुच्छेद 254 की बात करोगे तो इसमें संसद द्वारा बनाई गई जो विधियां हैं और राज्यों को जो विधानमंडल द्वारा बनाए गए विधियां हैं, उनमें अगर किसी प्रकार की असंगति पाई जाएगी ना, तो उसका मेल मिलाप करना, उसको सुधार बनाव करना, ये सारी चीजें आपको अनुच्छेद 254 में देखने को मिलेंगी, ठीक है। 254 में देखने को मिलेंगी कि मान लीजिए संसद के द्वारा कोई कानून बना दिया गया और राज्यों में विधानमंडल के द्वारा कोई कानून बना दिया गया, उसमें किस प्रकार की असंगतियां पाई गई हैं, उस पर विचार विमर्श के लिए अनुच्छेद 254 में पूरा का पूरा प्रावधान किया गया है, ठीक है। अगर बात करें अनुच्छेद 256 की, तो राज्यों की और संघ की कुछ बाध्यताएं भी हैं, कुछ बंधन भी है, उसका वर्णन यहां पर एक्चुअली में किया गया है। अनुच्छेद 257 की बात करें तो कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण भी है, मतलब कुछ दशाओं में है, ठीक है। तो अगर 257 की बात करोगे, अनुच्छेद 257 की, तो बेटा अनुच्छेद 257, ठीक है। तो अनुच्छेद 257 में यह प्रावधान किया गया है कि कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण होगा, ठीक है। अगर 262 की बात करेंगे तो अंतर राज्य जो नदियां हैं ना, उनके जो जल संबंधी विवाद हो जाते हैं, उनका न्याय किस तरीके से किया जाएगा, वो प्रावधान है, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है 262 वाला, ठीक है। 262 वाला एक्चुअली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें यह प्रावधान किया गया है कि अगर 2 राज्यों के बीच में नदी विवाद हो जाता है, ठीक है, 2 राज्यों के बीच में क्या होता है, नदी को लेकर के विवाद हो जाता है, इनके जल बंटवारे को लेकर विवाद हो जाता है, तो उसका न्याय किस तरीके से किया जाएगा, ये सारा का सारा प्रावधान अनुच्छेद 262 में एक्चुअली देखने को मिलेगा, ठीक है। बेटा जो अनुच्छेद 263 है ना, इसमें अंतरराज्यीय विकास परिषद के गठन का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 263 में जो अंतरराज्यीय, ठीक है, राज्यों को 2 राज्यों के बीच में है, ठीक है, अंतरराज्यीय जा है, ठीक है, जा मैं सुधार देता हूं, अंतरराज्यीय, ठीक है। अंतरराज्यीय जो भी विकास परिषद है उसका गठन का उल्लेख किया गया है, विकास परिषद के गठन की बात की गई है, ठीक है, विकास परिषद के गठन की बात की गई है। आपको किस में मिलेगा, अनुच्छेद 257 में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, भाग 12 में चलते हैं, ठीक है। कहाँ पे चलते हैं, भाग 12 में, ठीक है।
तो अब हम भारतीय संविधान के भाग 12 पर इंटर कर रहे हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद यहाँ पे कहाँ से हैं, तो इसमें बेटा 264 से लेकर 300 तक के हैं। मतलब यहाँ पर 264 से लेकर के 300 अनुच्छेद तक है और 300 का भी ऐड किया गया है अभी, तो यहाँ तक आप ले सकते हो कि यहाँ तक पूरा जो है विवरण आपको इसमें मिलेगा। और इसमें जो है फाइनेंस वगैरह के और किसी के व्यक्ति को कोई संपत्ति वगैरह है और उसमें कोई वाद विवाद हो जाता है या कुछ इस तरीके की समस्याएं आती हैं, तो कुल मिलाकर भाग 12 में उसे जाना होगा और विभिन्न अनुच्छेद के अंतर्गत देखना होगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 266 में भारत की संचित निधि का उल्लेख किया गया है। अगर बात करोगे अनुच्छेद 266, तो इसमें भारत की संचित निधि का उल्लेख है। ठीक है, भारत की संचित निधि का उल्लेख यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, भारत की संचित निधि का उल्लेख यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक्चुअली भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 में संचित निधि जानते हो ना भारत सरकार की, वो यहाँ पर आपको मिलेगा। अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि का प्रावधान है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, 267 में आकस्मिक निधि का प्रावधान है। ठीक है, आकस्मिक निधि का प्रावधान कहाँ पर मिलेगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 में देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर अनुच्छेद 275 की बात करोगे तो कुछ राज्यों को संघ से अनुदान भी मिलता है ना, बहुत सारे राज्यों को, तो उसका उल्लेख है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 275 में है, सबको नहीं मिलता है, कुछ राज्यों को संघ से अनुदान मिलता है। ठीक है, संघ से क्या मिलता है बेटा, अनुदान मिलता है, और इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 में एक्चुअली किया गया है। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर 276 की हम बात करें तो देखेंगे कि व्यापार का मामला हो या फिर जो है आजीविका हो या फिर टैक्स वैक्स का मामला हो, तो वो आपको अनुच्छेद 276 में देखने को मिलेगा। ठीक है, नियोजन पर किस तरीके से कर, मतलब किसी की जीविका पर, व्यापार पर और कोई नियोजन पर किस तरीके से टैक्स लगाया जाता है, ये प्रावधान अनुच्छेद 276 में देखने को मिलेगा। अगर अनुच्छेद 280 की बात करें, अनुच्छेद 280, तो अनुच्छेद 280 में बेटा जानते हो वित्त से संबंधित है और इसमें जो है वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है कि भारत का वित्त आयोग होगा, इसका उल्लेख है। वित्त आयोग का उल्लेख कहां पर किया गया है, तो ये बेटा आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में देखने को मिलेगा। ठीक है, वित्त आयोग का उल्लेख। ओके, अगर 281 की यहीं पर बात करोगे तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 281 में वित्त आयोग की सिफारिशें क्या होंगी, ठीक है, उसका उल्लेख है। मतलब इसमें आपके वित्त आयोग की जो सिफारिशें हैं, ठीक है, किस तरीके से काम करेंगी, कौन कौन सी सिफारिशें कर सकता है वित्त आयोग, उसका उल्लेख यहाँ पर देखने को मिलेगा अनुच्छेद 281 में। ठीक है, अब हम सीधे जंप करते हुए 92 में चलते हैं, अनुच्छेद 292। ठीक है, इसमें भारत सरकार द्वारा उधार लेने की बात की गई है कि भारत सरकार किस तरीके से उधार लेगी। ठीक है, भारत सरकार किस तरीके से उधार लेगी, इसका उल्लेख किया गया है कि भारत सरकार किस तरीके से जो है उधार लेगी। ठीक है, उधार लेगी, इसका उल्लेख यहाँ पर एक्चुअली किया गया है। ठीक है, समझ में आ गया बेटा। ओके, तो 292 तक का मामला हो गया एक्चुअली में क्लियर। अब हम बात करेंगे 293 की। ठीक है, अनुच्छेद 293। अनुच्छेद 293 में बताया गया है कि राज्य सरकार द्वारा किस तरीके से उधार लिया जाएगा, किससे उधार लेंगे। ठीक है, तो राज्य सरकार, अभी केंद्र सरकार था, अब राज्य सरकार किस तरीके से उधार लेती है, किस तरीके से बांड रिलीज करती है, कैसे कैसे राज्य को चलाने के लिए पैसे की व्यवस्था करती है, वो सारे प्रावधान अनुच्छेद 293 में मिलेंगे। लेकिन 92 में क्या था, उसमें भारत सरकार देश को चलाने के लिए किस तरीके से बांड जारी करके या विदेशों से, विभिन्न बैंकों से, अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से किस तरीके से पैसा उधार ले रही है, इसका उल्लेख अगर मिलेगा तो 292 में मिलेगा। उसमें केंद्र सरकार पूरा मामला देखेगी। लेकिन राज्य स्तर पर बात करोगे तो यहाँ पर आपको जो है उधार लेने का प्रावधान अनुच्छेद 293 में राज्य स्तर पर मिलेगा, लेकिन केंद्र स्तर पर 292 अनुच्छेद में मिलेगा। ठीक है, अनुच्छेद 298 की हम यहाँ पर बात करते हैं, तो बेटा अनुच्छेद 298 में बताया गया है कि व्यापार करने के क्या अधिकार होंगे, क्या संधि शर्तें होंगी। ठीक है, तो व्यापार करने के जो अधिकार हैं वो किस तरीके से होंगे,
कौन कौन से जो है सारी चीज़ें जमा करके आप जो है व्यापार का जो है एक तरीके से रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं वगैरह वगैरह, ये प्रावधान आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, अगर संविदा से संबंधित कोई सूचना है, संविदाएं वगैरह किस तरीके से लागू की जाएंगी, तो अनुच्छेद 299 में मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है बेटा, अनुच्छेद जो लास्ट वाला है 300 का या 300A भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक्चुअली में संपत्ति का अधिकार रखा गया है। ठीक है, इसमें बेटा आपके संपत्ति का अधिकार रखा गया है, इसमें बेटा आपके संपत्ति का अधिकार रखा गया है। ठीक है, ये बात आप समझ लो कि संपत्ति का जो अधिकार है ना, वो आपको कहाँ पर मिलेगा, तो वो बेटा इसी अनुच्छेद में मिलेगा, मतलब अनुच्छेद 300 का में मिलेगा। ठीक है, मार्कर थोड़ा स्क्रैच हो रहा है। हाँ, तो संपत्ति का अधिकार एक्चुअली 300 का में आपको देखने को मिलेगा। पहले ये क्या होता था, ये पहले आपका जो है मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन इसे बाद में हटा दिया गया और एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो आप देख सकते हैं कानूनी अधिकार के रूप में ये वहाँ से आ गया है और यहाँ पर है, क्योंकि मौलिक अधिकार पर ऑलरेडी मैंने डिस्कशन किया है, तो समय यहाँ पर हम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा जो अनुच्छेद 200 से लेकर मतलब 201 से लेकर 300 तक थे ना, उनका खात्मा हो गया है। यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी प्रकार का आपका संदेह है, अधिक से अधिक कमेंट आते हैं कि डाउट हुआ है हमको यहाँ पर, तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना। अगर फिर भी आपका सॉल्व नहीं होता है तो आप हमें कमेंट करके बताना। अगर अधिक से अधिक कमेंट आएंगे तो प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो फिर से बना दिया जाएगा आप सभी के लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।